बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के दरमियान सियासी सूरत हाल इस वक्त काफ़ी तनाव का शिकार नजर आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि तनाव की बुनियादी वजह जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की सियासी वाबस्तगी है। एक रिवायत हमेशा से चली आ रही है कि वफाक में जो पार्टी जीत कर हुकूमत बनाने में कामयाब होती है वो बाकी मानदा इंतखाबात जीत कर अपनी काबीना के जरिए सूबों में या फिर खुद मुख्तार इलाकों में हुकूमत बना लेती है। अब आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन करीब है और वफाक में PTI की हुकूमत है जिसकी हर मुमकिन ये कोशिश है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीत कर अपनी हुकूमत बनाई जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता इंतखाबात जीत कर हुकूमत चला रही है वो भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसी कोशिश में है कि जुलाई में होने वाले इंतखाबात जीत कर नई हुकूमत कायम की जाए। लेकिन NCOC की जानिब से लिखे गए खत के बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत और वफाक के दरमियान तनाव जो है वो मजीद बढ़ गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र NCOC ने इंतखाबात मुलतवी करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को एक खत अरसाल किया जिसमें कहा गया था कि इंतखाबात में बड़े सियासी इज्तिमात कोरोना वबा को फैलाने का बाइस बनेंगे। आज़ाद कश्मीर में पहले भी कोरोना वायरस फैलाव का जो रेशो है वो ज्यादा रहा है। जुलाई में इंतखाबात का इनेकाद कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव का बाइस बन सकता है। खत में यह भी कहा गया कि सितंबर 2021 तक आज़ाद कश्मीर की 10 लाख आबादी को वैक्सीनेशन की जा सकती है, इसलिए इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। जबकि आज़ाद कश्मीर असम्बली की मुद्दत 29 जुलाई को खत्म हो रही है, ताहम अभी तक जो है वो इंतखाबात का शेड्यूल जारी हुआ नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने NCOC के इंतखाबात मुलतवी करने की तजवीज़ जो है वो बिल्कुल मुस्तरद कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने PTI हुकूमत पर यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मर्जी के नताइज हासिल करना चाहती है PTI हुकूमत। इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन में मुदाखलत करेंगे तो हम लिहाज खत्म कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उल्टे लटक कर भी आ जाएं तो भी आज़ाद कश्मीर सूबा जो है वो नहीं बन सकता। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन मुलतवी करने का खत लिखा गया। NCOC ने कहा कि 2 महीने के लिए इंतखाबात मुलतवी कर दें, लेकिन इलेक्शन सिर्फ उसी सूरत मुलतवी हो सकते हैं जबकि बैरूनी जाहिलियत वाक़िफ़ नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हुकूमत पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है। हमारा अपना इलेक्शन कमीशन है और ये आइन है हमारा, ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसके तहत सारे मामला चलते हैं। मेरा एक वज़ीर जो आधा घंटा पहले तक करप्ट था और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसको वो 3 शेरंगी जो है वो पटा डाल दिया और वो साफ हो गया। मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर उसकी किताब कुरान मजीद पर हलफ उठाता हूँ और हल्फन इकरार करता हूँ ये कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उसके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ वफादार रहूँगा। और मैं आपसे हल्फन अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे गर्क करे अगर किसी मेंबर पर कोई दबाव कि ये बाई फोर्स जो है ये हल्फ उठाया गया, अपनी मर्जी से सबने उठाया, सबसे पहले मैंने उठाया। बड़ी तौहीन है आज़ाद कश्मीर के वोटर्स की, मेरी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को लिखा वो पोस्टपोन करे, वो कैसे करेगा इलेक्शन कमीशन भाई? उसके पास इख्तियार ही नहीं है। ये इख्तियार सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर की असम्बली को हासिल है। अब ये गिलगित वाला ड्रामा करना चाहते हैं कि जी हमें वक्त मिले और हम जो आज़ाद कश्मीर के अंदर तोड़ फोड़ करें। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुलतवी ना करने के हवाले से एक पेज पर है। तीनों जमातों ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मुलतवी करने की तजवीज़ जो है उसको मुस्तरद कर दिया है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का यह कहना है कि तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे, इसलिए वफाकी हुकूमत इंतखाबात मुलतवी कराना चाहती है। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात किसी भी सूरत कैंसिल नहीं होने देंगे। इकदाम आइन पर हमला है, इस पर अब देखना यह है कि NCOC का खत इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर को मिलता कब है और क्या फैसला होता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब। बहुत शुक्रिया राजा फारूक हैदर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। NCOC की जानिब से फारूक हैदर साहब एक तजवीज़ आई थी, कोई हतमी फैसला नहीं था, लेकिन फिर भी हमने देखा कि आप लोगों की तरफ से काफ़ी जो है बरहमी का इसके ऊपर इजहार किया गया। क्या तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं आपके? देखिए 2 बातें जी इसकी। एक है पर जो ये जो कोरोना के हवाले से जो है क्वेश्चन हो सकता है कि जी शायद उनके ख्याल में यह कि आज़ाद कश्मीर में कोरोना की तरफ बढ़ रही है या इतनी इसको है वो इस काबिल नहीं है, जब इलेक्शन होगा तो लोग मिलेंगे जुलसे होंगे तो उससे शायद उसमें इजाफा हो जाए। हमारे यहाँ इसको एक्चुअली जो सूरत हाल है वो 5% से कम है इसको कोरोना। अच्छा एक तो ये होगी बात कि जी उसमें तरीकाकार ये होना चाहिए था, मैं पॉलिटिकल इशू पर बाद में आता हूँ, कि ये होना चाहिए था कि NCOC के जो इंचार्ज वजीर है असद उमर साहब अच्छे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, वो वज़ारत अमूर कश्मीर को खत लिखते हैं कि हमारी राय ये है, हमारी मालूमात ये है, तो वो आप हुकूमत आज़ाद कश्मीर से इसको शेयर करें। तो वो हमें लेटर लिखते हैं,
اور وہ گورنمنٹ کو لکھتے, میں اپنا ان کو بلاتا, کیبنٹ کو بلاتا کہ جی یہ لیٹر آیا ہوا ہے, ہم اپنی ہیلتھ منسٹری کو بلاتے, اپنے ایڈمنسٹریشن کو بلاتے کہ جی یہ صورتحال ہے, آپ ہمیں صورتحال سے آگاہ کریں. میں نے آپ سے عرض کیا نا, پہلے تو این سی او سی کا کیا کام ہے اس کا, وہ کوئی آئین میں لکھا ہوا درج ہے پاکستان کے آزاد کشمیر. این سی او سی بھی ایک ادارہ جو الیکشن بھی جو ہے آئینی معاملات پر بھی جو ہے وہ دخل اندازی کرے گا, وہ ریکمینڈیٹری باڈی اس اپنی طرف سے چیزیں ریکمینڈ کی ہیں. اب ٹی وی پر ایسے آیا ان کا چلا جناب, ٹکر چلنے شروع ہو گئے کہ جیسے یہ کوئی سپرا کانسٹیٹیوشن ادارہ ہے اور اس سے جہاں پر الیکشن جو ہے وہ لکھ دیا کہ پوسٹ پون ہو جائے. تو میں نے آپ سے عرض کیا نا, ایک تو یہ لوگوں کے حق پر ڈھکا ہے, یہ مطلب ہے کہ یہ غیر آئینی بات ہے. یہ راشٹر جو لوگوں نے بڑی مشکل سے یہ حق لیا ہے, اور یہ کیا میسج دیں گے کہ جی ہم حق خود دلانا چاہتے ہیں, جو ہمیں 5 سال کے لیے حق حکومت دینا نہیں چاہتی جو پارٹی پاکستان میں جو اس وقت بس اقتدار ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے پیچھے اور بہت سارے مرکات ہیں جس سے ہمیں شک پڑتا ہے. کوئی راشٹر کو صوبہ بنانے کی بات کی ہے, عمران خان صاحب نے اس کو 3 اس میں تقسیم کرنے کی بات کی ہے کہ یہ جو لوگ قرآن کریم پر الف توڑ کر جو ان کے ساتھ شامل ہوئے تو ان سے یہ کام کروا سکتے ہیں نا, جس کو قرآن پر الف کی نہیں ہے. تو وہ پھر تو بہت ساری ایسے باتیں ہیں جس سے ہمیں مطلب خدشات تھے, لہٰذا اس کے لیے جو ہے نا ہم نے یہ خدشات کا اپنے کا اظہار کیا کہ جی یہ طریقہ کار جو ہے اس سے ہمیں کوئی جو ہے نا وہ اندر کوئی سازش نظر آتی ہے. یہ پیورلی کوئی اس کا میڈیکل کا ایشو نہیں ہے, کرونا کا ایشو نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے. صحیح ہے. اچھا, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ جو سب چیزیں ہیں شاید اس لیے کی جا رہی ہیں کہ الیکشن سے بھاگا جائے, اور پیپلز پارٹی کو تو یہ بھی کہا جا رہا ہے, پیپلز پارٹی تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ شاید اس لیے الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ وہاں پر یہ بھی ایک بات ہے کہ الیکشن کے لیے ان کو کینڈیڈیٹ ہی نہیں مل رہے ہیں. تو آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ سب اسی لیے کیا جا رہا ہے؟ ایسا نا, اسی لیے تو وہ آپ کا کیا خیال ہے, وہ کوئی لوگ ہوں گے نا جو ٹپ کیا ہوگا کہ یہ اپنا الیکشن کو جو ہے وہ پوسٹ پون کریں اور یہ کریں وہ کریں, اس میں ہوں گے نا ان کے لوگ وہاں جو اسلام آباد میں جو حکومت پاکستان, اصل میں پی ٹی آئی راشٹری تو کچھ نہیں, یہ پی ٹی آئی پاکستان کا حصہ ہے. تو یہی ہے اس میں جس کے صدر عمران خان صاحب ہیں. تو ہم وزیر اعظم پاکستان کی عزت کرتے ہیں, کوئی بھی ہو ہمارے لیے عمران خان ویسے وزیر اعظم پاکستان قابل عزت احترام ہے, لیکن جب اس طرح کی باتیں کریں گے پھر احترام باقی نہیں رہے گا. تو پھر ہمارے پاس جو بھی آئے گا ہم بولیں گے, تو اس سے جو ہے پاکستان کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے, دنیا کے اندر بھی ہوتی ہے, یہ بدنامی بھی ہوگی, ساری دنیا نے اس کا نوٹس لیا ہوگا. اور پھر یہ اس کشمیر کے لوگوں کو کیا کہیں گے کہ ادھر سے کہتے ہیں آگے خودرات دلانا ہے, ادھر سے ہمارے ووٹ کے معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں, یہ دھاندلی سے جو ہے گھومنا ہے, یہ جیسے وہ مودی نے کر رہا ہے ادھر. مطلب ہے یہاں تو اللہ کا فضل ہے, یہاں تو سب لوگ پاکستان کے حامی ہیں آزاد کشمیر کے اندر. تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ادھر آ کر؟ پھر یہ ہے کہ یہ اس لیے کہ پی ٹی آئی نے کیا ہے پاکستان میں جو تباہی بربادی انہوں نے معیشت کی لائی ہے, اداروں کو جو سب مفلوج کیا, یہ بچا ہوا ہے آزاد کشمیر. یہاں تو اللہ کا فضل ہے, ایسی خرابی نہیں ہے, تو کیا ادھر بھی لائیں گے؟ یہ کوئی نہیں آنے دیتا ان کو دریا جنم سفار ادھر. یہ ایک الگ یہ پولیٹیکل کورونا ہے, تو اس پر لوگ نہیں مانیں گے اس کو. اچھا ٹھیک ہے, لیکن آپ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا نا کہ پی ٹی آئی کے یہ سب کرنے کے پیچھے وجہ یہ بھی کہ وہ اپنی مرضی کے نتائج جو ہیں وہ وہاں پر چاہتے ہیں, لیکن یہ کس طرح سے ممکن ہو پائے گا؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب جس پارٹی کی پہلے سے حکومت ہوتی ہے اس کو ہی فائدہ ہوتا ہے. پھر الیکشن کمیشن بھی آپ لوگوں کا آزاد ہے. اگر پری پول ریگنگ کے حوالے سے کوئی خدشات موجود بھی ہیں تو میرا خیال ہے کہ شاید اس پر انگلیاں آپ لوگوں کے اوپر اٹھ سکتی ہیں. پی ٹی آئی کس طریقے سے اپنی مرضی کے نتائج وہاں سے حاصل کر سکتی ہے؟ دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں کہ جو اگر کوئی آدمی زبردستی ہمارے آئین کو سبوٹاج کر کے اگر وہ کوئی کروا سکتا ہے, الیکشن پر آگے لے جا سکتا ہے, تو وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے. اگر کسی نے سبوٹاج, اگر غیر آئینی بات کرنی ہو. میرے پاس تو کوئی نہ ایئر فورس ہو, تو نہ آرمی ہے, تو نہ نیوی ہے. میں تو میری ایئر فورس پاکستان کی ایئر فورس ہے, میری نیوی پاکستان کی نیوی, میری آرمی پاکستان کی آرمی ہے. تو وہ اس میں تو ہے, یہ ہم نے دیکھا نا 1975 میں ہمارے ساتھ ہوا تھا نا یہ معاملہ ایک دفعہ آزاد کشمیر کے اندر. تو وہ پھر جھگڑے والی بات ہے, تو پھر اس میں ہم بھی جھگڑا کریں گے تو فائدہ کیا ہے اس کا؟ تو یہ پرامن خطہ ہے, ہم سب پاکستانی ہیں, یہاں کوئی ایشو ہے نہیں. تو عمران خان کیا ادھر سے پاکستانی معیشت کو مضبوط کرے گا؟ وہ میرے کو ادھر نیشنل اسمبلی میں ووٹ ہے, کوئی سینٹ میں میرے ووٹ ہے جو اس کو بڑی ضرورت ہے, خواہ مخواہ وہ بس ہے, اس کو جوش ہے, وہ مطلب چونکہ وہ ایٹوریٹیرین اسٹیٹ کا حامی ہے یہ شخص, تو اس کو عادت ہوتی ہے کہ ہر جگہ بس وہ اپنی کرے. تو وہ نہیں, آزاد کشمیر میں نہیں ہوگا جی. میں ان کو خان صاحب کی خدمت بات کرنا چاہتا ہوں, یہ نہ کریں آپ کو الٹا اس کا نقصان ہوگا. جو باقی دن ہے اپنے ادھر جائیں, معیشت کو ٹھیک کریں, کوئی اور ایشو کریں. ادھر اگر آپ کسی اس پرابلم میں پھنسنا چاہتے ہیں تو وہ جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا نا کہ وہ پاکستان کی حکومت ہے, اس کے پاس ذرائع بھی ہیں, لیکن مجھے نہیں خیال کہ وہ اس حد تک جائے گا. وہ میں نے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا تھا
आप अगर किया तो फिर बताएंगे उनको कि हम क्या कर सकते हैं जवाब जी। लेकिन किन बुनियादों पर आप ये कहते हैं राजा फारूक हैदर साहब के अलग जो सूबा बनाने की है वो कोशिश हो रही है, क्या कुछ शुकूक व शुबहात है आपको, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड तो इस तरह की फिलहाल कोई चीज नहीं है ना? जी जी उसकी ख्वाहिश है। देखे ना उन्होंने गिलगित की एनेक्सेशन की, अभी जो कर ही नहीं सकते वो किसी सूरत में जब तक आज़ाद पाकिस्तान के आइन में तरमीम न करें। और मतलब जल्दी से उन्होंने जाकर जो है वो उधर जाकर ऐलान कर मारा, उधर जाकर उन्होंने वहाँ पे तो कहने का मकसद ये है पाकिस्तान ने खुद मैं तो खिलाफ वर्जी की है मौजूदा हुकूमत ने उसके अगर ये हम 56 में जब 57 में जब मकबूजा कश्मीर की असम्बली हिंदुस्तान से करारदाद इलाक की पास की थी तो पाकिस्तान यूएन में गया था, उसने उसको मुस्तरद कर दिया। तो दोनों मेंबर है, दोनों उसके सिग्नेटरी यूएन रेजोल्यूशन को इस पर भी आयद होती है, वो सिर्फ इंडिया पर नहीं होती। तो बाकी कश्मीर को तकसीम करने का हक ना हिंदुस्तान के पास है ना पाकिस्तान के पास, किसी के पास नहीं, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर ये हक हमारा है। कश्मीर अगर तकसीम करे तो कश्मीर ही फैसला करेंगे इसका, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नहीं करना। ये गलत बात दिमाग से दोनों निकाल दें, दोनों मुल्क निकाल दें। तो बाकी ये है कि कश्मीर की गालिब अक्सर पाकिस्तान के साथ जाना चाहती है तो किस लिए उसको टोटे टोटे करके तो आप जो है वो इसका मजाक बनाते हैं इस कश्मीर की जदोजहद का जो वो जदोजहद दे रहे हैं। तो हमारा जो हम जो कश्मीरी हैं हमने 1944 में कायदे आज़म से फैसला किया था हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। ये बेचारे क्या चीज़ है ये इनके क्या। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमद है जी कश्मीर के इलेक्शन की और उस हवाले से जो एक NCOC की तजवीज़ है उसको बहरहाल मौजूदा हुकूमत या मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने तो यकसर मुस्तरद कर दिया है कि इलेक्शन किसी भी सूरत में आगे नहीं हो सकता। एक छोटा सा यहाँ पर मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करनी है हमने मईशत की। जी हाँ, उसी मईशत की जिसके फलने फूलने की खबरें तो आती रहती हैं लेकिन एक आम आदमी जो है वो उसके ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। माहिर मुआशियात या मईशत के माहिर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे, इस पर बात होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिए। बड़ा अच्छा वक्त आ रहा है, हमारे मुल्क में ज्यादा डॉलर्स आ रहे हैं, हमारा रुपया मजबूत होता गया, मुल्क इस वक्त ठीक जगह पे खड़ा है, खुशहाली आई है, हमारी इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है, सारे मुल्क की इकॉनमी उठनी शुरू हो रही है। वेलकम बैक जी। मईशत के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं और मुसलसल आ रही हैं। मईशत के बेहतर अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। जून 2017 के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 100 इंडेक्स 48,000 की सतह जो है वो अबूर कर गया है। GDP ग्रोथ से मुतालिक हुकूमती दावों पर खुद मुआशी माहिरीन भी इस वक्त हैरान नजर आते हैं, मगर इस सब के बावजूद महंगाई पर काबू पाने का वादा जो है वो वफा नहीं हो पा रहा, जो कि सबसे ज़रूरी है और सबकी ज़िंदगियों पर उसके असरात भी जो हैं वो पड़ रहे हैं। महंगाई मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। गुज़श्ता 2 महीने का जायज़ा लिया जाए तो अप्रैल और मई दोनों महीनों में महंगाई मज़ीद बढ़ी है। महंगाई की शरह अप्रैल में 11.1% जबकि मई में 10.9% रही है। यूं मुआशी बेहतरी के हुकूमती बयानिए के बावजूद आम आदमी की परेशानी ज्यों की त्यों है। फसलों के रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद आटे और चीनी की कीमतें आए रोज बढ़ रही हैं। माफियाज पैसा बना रहे हैं मगर हुकूमत माफियाज को लगाम डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। एक साल के दौरान सिर्फ आटे की कीमत ही देख ली जाए तो 28% और चीनी की कीमत में तकरीबन 22% तक का इजाफा हुआ है। महंगाई में इजाफे का रुझान बरकरार है। मई में चिकन, फल, आटा, गंदम, मस्टर्ड ऑयल, वेजिटेबल घी के साथ साथ बेकरी आइटम्स, मसाला जात, गोश्त और चीनी महंगी हुई है। दारा जो शुमारियात हैं उसके मुताबिक रवा माली साल पहले 11 महीने में महंगाई की शरह 8.83% रिकॉर्ड की गई, जो इस साल के खत्म पर 9% तक पहुंचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हुकूमती वज़रा जहां मुआशी बेहतरी का दावा कर रहे हैं वहीं महंगाई जो बढ़ती महंगाई है उसका इकरार भी हो रहा है। गुज़श्ता रोज वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी की जानिब से दावा किया गया कि महंगाई में इजाफा तो हुआ है लेकिन कुव्वत खरीद भी बढ़ी है। उसके साथ साथ उन्होंने दावा किया कि बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा। उम्मीद है अगले 2 साल में इमरान खान की क़यादत में मुल्क मंजिल के करीब होगा। दूसरी तरफ मईशत से मुतालिक हुकूमती दावों के हवाले से भी अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की जानिब से शदीद तनकीद की गई। उनका कहना था कि हुकूमत गलत अदाद
शुमार देकर अवाम को धोखे पर धोखा दे रही है। मुल्क में मई के महीने में महंगाई 17% और अप्रैल में 21% की बुलंद तरीन सतह पर रही है। इतनी जबरदस्त महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। भूख और अफलास ने गरीबों के घरों में डेरे डाल रखे हैं। हुकूमत की पॉलिसियां और नाअहली के सबब महंगाई का सुनामी मुआशरे को बेरहमी से निगल रहा है। माफियाज के पेट भरने वाली हुकूमत ने 5 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे धकेल दिए हैं। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात जो है वो उनका सिलसिला जारी है, मगर दूसरी तरफ आपको बताएं कि बजट की आमद है और खबरें ये सामने आ रही हैं कि वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2021-22 के वफाकी बजट में खालिस टैक्स वसूलियों का हदफ जो है वो 24% ग्रोथ के साथ 5,829 अरब रुपए मुकर्रर करने का फैसला किया है, जिसमें से बराह रास्त टैक्स वसूलियों का जो हदफ है वो 2,182 अरब रुपए है। इनडायरेक्ट टैक्सों में से सेल्स टैक्स की मद में वसूलियों का हदफ 2,506 अरब, पेट्रोल एक्साइज ड्यूटी की मद में वसूलियों का हदफ 356 अरब, जबकि कस्टम्स ड्यूटी की मद में वसूलियों का जो हदफ है वो 785 अरब रुपए मुकर्रर करने का फैसला हुआ है। जबकि रवा माली साल में अब तक 41 खरब 70 अरब रुपए का टैक्स जमा किया गया है। टैक्स हदफ हासिल करने के लिए साल के आखिरी महीने यानी जून में 790 अरब का टैक्स जमा करना होगा, जो कि नामुमकिन दिखाई देता है। बाज़ अहम इशारे गुज़श्ता बरस की निस्बत मजीद जवाल पजीर हुए हैं। मजमूई टैक्स कलेक्शन में बराह रास्त टैक्सों का हिस्सा गुज़श्ता बरस के 37.2% से गिर कर 35.3% पर आ गया है। ऐसे में अगले माली साल के अहदाफ हकीकत पसंदाना हैं या नहीं है, ये बहुत अहम सवाल है। इसके साथ साथ तमाम सवाल ये भी उठा रही है कि मईशत बेहतर हो रही है तो क्या महंगाई को लगाम डाली जा सकेगी? क्या माफियाज का मुकाबला महज बयानात की हद तक ही महदूद रहेगा? और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या आवाम की कुव्वत खरीद बढ़ने से मुतालिक फवाद चौधरी का दावा दुरुस्त है? इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआशी तज्जियाकार हैं और उनसे हम इस सारे मामले के ऊपर राय लेंगे। मोहम्मद सोहेल साहब, स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है, बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं और काफ़ी दिनों से आ रही हैं। मार्केट 48 से भी ऊपर चली गई है। एक आम आदमी को समझाइएगा कि अगर ये 48 से ऊपर चली जाती है तो उस बेचारे की ज़िंदगी पर जो है वो क्या फ़र्क पड़ता है। GDP से मुतालिक हैरान कुन अदादोशुमार सामने आ रहे हैं। हुकूमत इन पर फूले नहीं समा रही है, लेकिन जो है एक आम आदमी वो वहीं का वहीं खड़ा है और वो ये सवाल कर रहा है कि हमारी ज़िंदगी में ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप बताते हैं उससे क्या क्या तब्दीली आ रही है या आने का इम्कान है? बहुत बहुत शुक्रिया। दो पहलू हैं आपके सवाल के, स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स और एक आम आदमी। तो मेरे ख्याल में स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स तो जो इशारे होते हैं, इंडिकेटर किसी इकोनॉमी में, उसमें से एक इंडिकेटर होता है और पाकिस्तान में शायद वो इंडिकेटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या रेलिवेंट नहीं होता, क्योंकि सिर्फ चंद लोग ही स्टॉक मार्केट में काम कर रहे होते हैं और उससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। और अगर इसकी दूसरा पहलू ये कि वो निशानदही कर रहा होता है कि फ्यूचर कहाँ जा रहा है, और अगर वो निशानदही सही है तो शायद हालात अच्छे हो जाएं। दूसरी जानिब आपने बिल्कुल वजह फरमाया, पिछले जो 4 साल हैं वो मुल्क की मईशत के लिए, मैं बात कर रहा हूँ 18, 19, 20 और 21, वो वन ऑफ दी वेरी बैड पीरियड ऑफ पाकिस्तान 72 ईयर्स हिस्ट्री रहे हैं। इतना स्लो डाउन, इतना रिसेशन लाइक सिचुएशन हमने नहीं देखी है। तो इसका इफेक्ट डायरेक्टली गरीब अवाम पे ज़्यादा होता है। और ये जो आपने महंगाई के बताए 9%, 10%, ये तो CPI इन्फ्लेशन है, मगर इसमें आप फूड इन्फ्लेशन देखें तो वो बहुत ज़्यादा है जो आम आदमी को असर करता है। तो GDP का बढ़ना पिछले 2 साल ना बढ़ने के बाद एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ज़रूर है, मगर महंगाई का इतना ज़्यादा बढ़ना ये एक परेशान कुन है। अगर किसी की तनख्वाह 20% बढ़ रही है और महंगाई 11% बढ़ रही है तो बात समझ आती है, मगर अगर पिछले आप 3 साल 4 साल में देखें तो महंगाई कोई बढ़ रही होगी 60-70% 3-4 साल में मिला के, मगर उसी दौरान एक मिडिल क्लास के, गरीब की तो बिल्कुल नहीं बढ़ी, मिडिल क्लास का भी जो एक सैलरीड पर्सन है उसकी 60-70% पिछले 3-4 साल में नहीं बढ़ी है। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बहुत ही सख्त वक्त, बहुत ही कड़ा वक्त है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। एक तो सोहेल साहब तनख्वाह नहीं बढ़ी, दूसरा ये रोजमर्रा के इस्तेमाल की जो चीजें हैं उनकी जो कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये तो इतना जबरदस्त किस्म का बैलेंस खराब हुआ है कि एक आम आदमी अगर इस वक्त मुसलसल अजियत का शिकार है तो वो सही सवाल पूछता है ना। बिल्कुल मैंने यही कहा ना कि या तो जो एक सिचुएशन होती है कि अगर आपके मैंने एग्जांपल दी कि महंगाई से ज्यादा मेरी तनख्वाह बढ़ती है तो आई कैन अफोर्ड इट, अगर वो चूंकि नहीं हो रहा है तो मेरे ख्याल में पेन ज्यादा हो रहा है। और इसमें खास तौर से ये होता है कि अगर इस साल 11% है, 10% है, हमें ये नहीं देखना चाहिए। पिछले 4 साल से जब इकोनॉमी नहीं बढ़ रही और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो ज्यादा गिरां गुजरता है। अगर फर्ज करें पिछले 3-4 साल से
इकोनॉमी 4-5% से ग्रो हो रही होती और इन्फ्लेशन 11% होता, तो अभी भी उस तनख्वाहदार के पास कुछ सेविंग्स होती हैं जिसकी वजह से वो उसको हाँ, ओवरकम कर लेता है। और मेरे ख्याल हाँ, में ये इन्फ्लेशन में कुछ रोल तो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस का भी है, कुछ रोल हमारी रुपए की कदर गिरने का भी है, मगर कुछ रोल जिसमें हुकूमत का रोल होता है वो मिसमैनेजमेंट का भी है, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो जो गेहूं एक्सपोर्ट करता था वो इंपोर्ट कर रहा है, जो शुगर कभी एक्सपोर्ट करता है कभी इंपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट भी देखी गई है, जिसकी वजह से शायद अगर वो ना होती तो इन्फ्लेशन इतना ना होता। अच्छा, ये रिकॉर्ड फसलें होने की इस बार बात की जा रही है सुहेल साहब, और बड़ी खुशाइन बात है अगर इस तरह की चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि 60 से 70% आबादी जो है वो ज़राअत से जुड़ी हुई है, एक ज़राई मुल्क है। आपको लगता है कि ये जो रिकॉर्ड फसलों की बात की जा रही है कि बड़ी बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, उसके बाद कुछ जो बेहतरी है वो इकॉनमी में इस वजह से भी आ सकती है, और उसके असरात एक आम आदमी के ऊपर पड़ सकते हैं? देखिए, ये तो बहुत मिसपरसेप्शन है या लोगों को भटकाने वाली बात है कि रिकॉर्ड हुई है। देखिए, हर चीज़ रिकॉर्ड होगी एक मुल्क में जिसकी पॉपुलेशन 2% से बढ़ रही हो, वहाँ पे हमेशा चीनी की 2% पैदावार बढ़नी चाहिए, वहाँ पे हमेशा हर चीज़ की पैदावार 2% बढ़नी चाहिए। वहाँ पे जहाँ पे जब 10% इन्फ्लेशन हो, वहाँ पे 4,000 अरब हो, 5,000, उसकी कोई अहमियत नहीं है रेवेन्यू की, वो पिछले साल से 15% बढ़ना चाहिए। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि देखें, फसलें बेहतर हुई हैं, मगर जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो 2% हुई है। अच्छा, एक मुल्क जिसको 7% से ग्रो करना है अपने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, अमीरों को गरीबों को मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास को अमीर क्लास में डालने के लिए, वहाँ पे 2% एग्रीकल्चर का बढ़ना मेरे ख्याल में कोई बहुत ही अच्छी बात नहीं है। जो जिन फसलों की बात हो रही है बढ़ी है, बिल्कुल सही है बढ़ी, मगर दूसरी तरफ कॉटन गिर भी गई है, जिसका नेट जो है एग्रीकल्चर ग्रोथ में होता है जो 2% बढ़ी है, जो पिछले 2 सालों से बिल्कुल बेहतर है। मगर पिछले 2 सालों की हालत इतनी बुरी थी कि हर चीज बेहतर लगती है, मगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे आबादी 2% से बढ़ रही हो, वहाँ पे एग्रीकल्चर की ग्रोथ कम से कम 4-5% बढ़ेगी, तो ही हम खुशहाल होंगे, तो ही हम अपनी चीजों को बाहर से महंगा इंपोर्ट करने से बच सकेंगे। अच्छा सुहेल साहब, ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेकाम हम देख रहे थे पिछले कुछ अरसे से, ये कितना ज़रूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आप चाहते हैं कि मईशत जो है वो दबाव से निकले, और अगर ये आ जाती है तो फिर मईशत के ऊपर इसके किस किस्म के असरात आपको नज़र आते हैं? मेरा तजुर्बा तो आयशा ये है पिछले 20-25 साल का कि पाकिस्तान के सबसे बड़े 2 ही प्रॉब्लम हैं। प्रॉब्लम ए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, प्रॉब्लम बी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। और अगर आप मुझसे पूछें प्रॉब्लम नंबर तीसरा क्या है, तो मैं कहूँगा बोथ ऑफ द अबव। तो ये दोनों चीज़ें अगर सही हो जाएं तो पाकिस्तान में हुकूमत हो ना हो, कॉम्पिटेंट हुकूमत हो, इनकॉम्पिटेंट हुकूमत हो, पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। और ये अच्छी बात हुई कि 4-5 साल पहले पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी थी उस पर काबू पा लिया गया, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो पॉलिटिकल रिस्क है वो इतना बढ़ गया कि इकोनॉमी शायद अपनी पोटेंशियल से बहुत नीचे परफॉर्म कर रही है। सही। अच्छा सुहेल साहब, एक ये भी जो है वो माना जा रहा है कि आम आदमी का मसला तो महंगाई है, और ये भी कहा जा रहा है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में, बैनुल-अक़वामी मार्केट में हर चीज़ की कीमत कम थी तो तब हुकूमत नाकाम रही, तो अब तो शायद इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो कीमतें चीज़ों की बढ़ रही हैं, तो अब किस तरह से हुकूमत के लिए मुमकिन हो पाएगा महंगाई को कंट्रोल करना? ये बात किस हद तक दुरुस्त है? एक तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, और दूसरा ये कि फिर इस तरह तो हुकूमत के लिए चैलेंजेस मजीद बढ़ नहीं जाएंगे? नहीं हो पाएगा, ये चीज़ें कम हो ही नहीं सकती हैं। आप ये देखें आयशा कि आज पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स है पीडीएल की सूरत में वो 5 रुपए है। आईएमएफ की कंडीशन 30 रुपए थी और ये 30 रुपए था, तो 25 रुपए हुकूमत ने अपने खजाने से निकाल के अवाम को दिए हैं। तो ये इवेंचुअली बढ़ना है। अगर इन्होंने नहीं बढ़ाया तो पाकिस्तान में फिस्कल डेफिसिट, अगेन ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि 8%, 7% फिस्कल डेफिसिट लगातार 3 साल रहा हो। तो ये जो है, आई थिंक आईएमएफ से रिलैक्सेशन पिछले साल भी मिला था कोविड के नाम से, इस साल भी मिलेगा, तो हो सकता है ये हुकूमत के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर ये नॉर्मल हालात होते और पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में होता तो आईएमएफ कभी भी ये अलाउ नहीं करता कि आप जो है पेट्रोल और डीजल पे 25 रुपए कम कर दें, और अगर वो 25 रुपए बढ़ाने पड़ते तो आप सोचें कि महंगाई कहाँ होगी। तो आपके सवाल का जवाब ये कि महंगाई कम होने की सिर्फ एक ही उम्मीद है कि वो आप दुआ मांगे नमाज पढ़ के कि दुनिया भर में कीमतें कम हो जाए। चलें जी,
हल भी आपने बिल्कुल दे दिया और बहरहाल ये हल तो है ही है, लेकिन साथ शायद हमें जो है वो काम भी करना पड़ेगा। मोहम्मद सुहेल साहब मुआशी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो राजनपुर में इस वक्त एक एक्टिविटी हो रही है, एक ऑपरेशन हो रहा है, उसके हवाले से हमें अपडेट्स लेनी है और बात करनी है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। कहा लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो चल रहा है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। शिकारपुर सिंध में डाकुओं के गैंग और वज़ीर आला पंजाब के वाई इलाके में लाती गैंग के बाद अब राजनपुर से ताल्लुक रखने वाले एक और गैंग ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाक में दम कर रखा है। इस गैंग का नाम लठानी गैंग है, जो पंजाब के जुनूब में वाक़ई कबायली इलाकों में खासा एक्टिव है। अवाम में खौफ और दहशत फैला रहा है। पुलिस का कहना है कि ये लठानी गैंग दरअसल छोटू गैंग का ही हिस्सा था, इसलिए गैंग जब कानून तोड़ता है तो इदारे इसके सामने बेबस हो जाते हैं। इदारों को मुज़ाकरात करना पड़ते हैं, तब जाकर इन गैंग से जान छुड़वाई जाती है। लठानी गैंग के हवाले से ताज़ा तरीन कार्रवाई आपको बताते हैं कि 7 रोज कबल इस लठानी गैंग ने राजनपुर के इलाके सोनियानी में पुलिस की एक दरियाई चेक पोस्ट पर हमला करके 4 पुलिस एहलकारों को अगवा किया था। ताहम इन 4 में से 2 पुलिस एहलकार डाकुओं की हिरासत से भाग निकलने में कामयाब हुए, जबकि 2 पुलिस एहलकार लठानी गैंग के कब्जे में थे। लठानी गैंग दोनों मुगवी पुलिस एहलकारों की रिहाई के बदले में 20 लाख रुपए और सजा याफ्ता डाकुओं की रिहाई का मुतालबा भी कर रहा था। जिहां जराए का कहना है कि लठानी गैंग ने मुतालबा किया कि इनके हालिया गिरफ्तार और जेल में मौजूद सजा याफ्ता साथियों को रिहा किया जाए। लठानी गैंग की जानिब से गुलाम रसूल छोटू और इसके दीगर साथियों की रिहाई का मुतालबा भी हुआ। ऐसे साथी जिनको अदालतें 18 बार सजाए मौत सुना चुकी हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा जो है वो किया जा रहा था। इस हवाले से गुज़श्ता चंद रोज से मुज़ाकरात भी हो रहे थे। पुलिस एहलकारों के अगवा के बाद मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पुलिस ने चंद रोज के दौरान मुतादिद गिरफ्तारियां भी की थी, जिनमें लठानी गैंग के अफराद के अहले खाना और रिश्तेदारों समेत पुलिस एहलकारों के अगवा के मंसूबे का मास्टरमाइंड भी शामिल था। चंद रोज कबल जब वज़ीर आज़म ने लादी गैंग से मुतालिक नोटिस लिया तो पुलिस ने बड़े पैमाने पर लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया। इस ऑपरेशन में कोई खातिर कामयाबी ना होने के बाद इसको रोक दिया गया था और फिर लादी गैंग के लिए बुलाई गई नफरी और बख्तरबंद गाड़ियों को ही राजनपुर जो है भेज दिया गया था। पुलिस ऑपरेशन जारी रहा, मगर इसमें कामयाबी कोई नहीं मिल सकी। फिर मकामी कबायली सरदारों की मदद से मकामी सरदारों की सहूलतकारी के बाद लठानी गैंग के साथ मुज़ाकरात हुए और यूं लठानी गैंग ने दोनों मुगवी पुलिस एहलकारों को रिहा कर दिया। डेरा गाजी खान से आने वाली भारी भरकम पुलिस फोर्स और हुकूमती मशीनरी भी लठानी गैंग को जेर नहीं कर सकी। जराए का कहना है कि बिलाखिर मुगवी पुलिस एहलकारों की रिहाई लठानी गैंग से ताल्लुक रखने वाले अफराद के करीबी रिश्तेदारों की रिहाई के बदले में सामने आई है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस बड़े ऑपरेशन में एक भी गोली नहीं चलाई गई। आखिर पुलिस इन गैंग्स के सामने इतनी बेबस क्यों है? साल से इन गैंग्स का कलाकमा क्यों नहीं हो पा रहा? इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा राजनपुर अता मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया था। मुझे ये बताइएगा कि ये पुलिस एहलकारों की रिहाई जो है वो मुज़ाकरात करके अमल में आई है, ये हो क्या रहा है? क्या गैंग्स इतने मजबूत हैं या पुलिस के पल्ले ही कुछ नहीं है वहाँ पर? ऐसा देखें, ये सिर्फ जो है इस बार नहीं हुआ, ये हमेशा से ही होता आ रहा है कि कच्चा में जो है राजनपुर पुलिस की जानिब से जब भी जो है डाकुओं के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया गया तो वहां पर या तो ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले जो पुलिस एहलकार है अगवा हो जाते हैं या फिर जो है वो शहीद हो जाते हैं। तो इसी तरह जो है फिर आगे से क्या होता है, फिर उसके बाद या तो फिर तावान लेकर उनको जो है जो बाजियाब कराया जाता है या फिर जो है बात मुज़ाकरात पे आ जाती है, या फिर जैसे ही तावान के बाद जो है मामला हल की जानिब जाते हैं तो फिर अचानक से ही इस तरह की इतलात आती है कि डाकू जो है रात का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए। ऐसी ही जो सूरत हाल है वो जो है हमेशा से ही जो है वो देखने को आती है। इसी तरह जो है आज से जो है 7 रोज पहले की बात है कि 2 पुलिस एहलकार जो बेचारे जो है रात को अपनी जो है वो ड्यूटी पे थे, उनको जो है डाकू अपने हमरा जो उठाकर ठीक है ले गए थे। जैसे ही ये वाकया पेश है, मीडिया पर जो है खबरें जो है गर्दिश करनी शुरू हो गई थी, तो तर्जमान की जाने से बाकायदा तौर पर ये जो है कहा गया था कि ये जो दोनों पुलिस एहलकार थे ये अपनी ड्यूटियों से ही गए थे, यानी कि उनसे लाताल्लुकी का जो है वाज़ेह तौर पर इजहार कर दिया कि यानी कि अपने बजाते खुद जो है वो रोपोश हो गए थे। इसी तरह जो है 7 रोज तक ये ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो जारी रहा है। लेकिन ये किस किस्म का ऑपरेशन था? ये किस किस्म का ऑपरेशन था? कहा जा रहा है कि एक गोली भी इसमें नहीं चली। और दूसरा सवाल ये उठता है कि अवाम तो फिर वहीं के वहीं रहे ना, यानी वो तो गैर महफूज है। अगर पुलिस वाले महफूज नहीं हैं तो फिर अवाम अपनी हिफाजत के लिए किसकी तरफ देखेंगे? अवाम किसके रहमो करम पे?
जी देखिए, ऐसा यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस एहलकारों को खुद जो है जब जो है ऑपरेशन ज़दा इलाके में जाते हैं उनको उठा लिया जाता है, तो आवाम में इसी तरह का जो खौफ और हिरास है वो पाया जा रहा है कि आम शहरी जो है अपने आप को इस तरह जो है पुलिस के इस रवैये के वजह से जो है अपने आप को जो है वो गैर महफूज समझते हैं, खासकर जो कच्चे का एरिया है जहाँ पर जो है आए रोज डकैती की वारदातें होती हैं। इसी तरह अगर जो है आज जो बाजियाब हुए हैं जो 2 पुलिस एहलकार, इनकी अगर हिस्ट्री देखें तो इनके साथ जो है पुलिस और डाकुओं के जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं, धड़ाधड़ ये इस तरह की खबरें भी आ रही है कि ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन हमारे ठीक है, बड़ी अजीब-ओ-गरीब किस्म की सूरत हाल है। ताम मोहम्मद, एक के बाद एक गैंग्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो या सिंध हो, लेकिन पुलिस जो है, इंतजामिया जो है या रियासत अगर हम कहें कि इस वक्त यरगमाल नजर आती है हमें उनके हाथों और कोई बात जो है वो बन नहीं पा रही, तो फिर कहाँ रुजू करेंगे आवाम जो उनके हाथों परेशान है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।